हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले बाबू सोशल साइंस जो 2018 में प्रथम पाली का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। तो चलिए क्लास को बिना विलम्ब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है बाबू कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। जब आप एसएसटी का बुक पढ़िएगा तो उसमें प्रश्न आएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो क्या फरवरी 1917 में हुई थी, क्या नवंबर 1917 में हुई थी, या अप्रैल 1917, या जुलाई 1905 में। तो देखिए बोल्शेविक जो क्रांति हुआ था वह नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? नवंबर 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बाबू है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। जो हिंद चीन प्रथम पहुंचने वाला व्यापारी जो था बाबू वो पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था। आप लोगों को याद रखना है सभी प्रश्नों को। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था बाबू? तो पुर्तगाली था। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वह सितंबर 1920 में कलकत्ता में क्या हुआ था बाबू? अधिवेशन में पारित हुआ था। आपको याद रखना है इस प्रश्न को कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था बाबू? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। ठीक है, इसको आपको ध्यान से या सभी प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो बाबू 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। किसने किया था? 1925 में केबी हेडगेवार। किसने किया था बाबू? केबी हेडगेवार ने किया था। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है बाबू कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो बाबू वयस्क मताधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था। यानी कि वोट देने का मताधिकार कब प्राप्त हुआ था बाबू? तो 1918 में हुआ था। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन सा सामाजिक वर्ग, क्या प्रश्न बाबू, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। देखिए जो मध्यम वर्ग के लोग थे बाबू वो क्या आए थे? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। ठीक है, क्लियर। चलिए 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। वह कौन सा रास्ता था जो बाबू को क्या होता था? एशिया से डायरेक्ट यूरोप में व्यापार होता था। तो वो हमारा रेशम मार्ग था जो प्राचीन काल में एशिया से यूरोप व्यापार होता था। ठीक है, वो रेशम मार्ग था। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न क्या है बाबू? 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था बाबू? तो आपको याद रखना है फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। किसका बाबू? फांसीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न क्या है बाबू? 9 नंबर प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ये देखिए बाबू मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये एग्जाम में 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अब कैसे पूछेगा हम नहीं जानते, लेकिन पूछेगा प्रश्न को, आपको इसको याद रखना है। प्रश्न है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो अमृत बाजार पत्रिका। किसने बाबू? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? 10 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था? तो ये बाबू मार्टिन लूथर जी ने कहा था। किसने कहा था? मार्टिन लूथर जी ने कहा था। ठीक है, प्रश्न है 11 नंबर कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। जो सोपानिक कृषि है बाबू किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सोपानिक कृषि किस में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है बाबू? तो 65%। कितना? 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा निहित होती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है।
वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो बाबू 3 वर्गों में आपको याद रखना। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में क्या किया गया है? वन संरक्षण को वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत कहने का मतलब कि बांटा गया है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 14 नंबर प्रश्न है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार हुआ था? तो बाबू जो एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वो 400 करोड़ हेक्टेयर में क्या हुआ था बाबू? भूमि वन का विस्तार हुआ था, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 15 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ये प्रश्न 2025 में पूछेगा ही पूछेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम होता है। क्या होता है बाबू? 10 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है? तो बाबू कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक है। उसमें से सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट। कौन होता है बाबू? सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। और सबसे खराब बेकार कोयला होता है पीट होता है। क्या होता है बाबू? पीट होता है, ठीक है। चलिए 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? जो चीनी उद्योग है बाबू, ये उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। चीनी जो है बाबू क्या है? उपभोक्ता उद्योग है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 18 नंबर प्रश्न है बाबू कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था बाबू? तो 1986 में किया गया था। जितने भी डेट वाले प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को एक कॉपी पर नोट करके और अच्छी तरह से इसको रिमेंबर कीजिए, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? प्रश्न क्या है बाबू? पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? जो पाइराइट है बाबू वो धात्विक खनिज है। कैसी खनिज है? धात्विक खनिज है, ठीक है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 20 नंबर प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी बाबू? तो 2.5% नगरीय आबादी थी, ठीक है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो ये तो बाबू प्रचलित प्रश्न है कि जेड गुडी जो थे, जेड गुडी वो क्या थे? लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, ठीक है। क्लियर। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका? 22 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक राजनीति क्या है बाबू? 22 नंबर प्रश्न कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा का आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो बाबू जो सांप्रदायिक राजनीति है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। एक सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है बाबू? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू? 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो जो बाबू अमेरिका है, ये क्या है? ये संघ सरकार का उदाहरण है। ये चीन भी नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी कि अमेरिका जो है बाबू संघ सरकार का उदाहरण है, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से हुआ था बाबू? तो 1970 के दशक से जन आक्रोश की दशक से प्रारंभ हुआ था। किससे बाबू? 1970 के दशक से, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या है बाबू कि चिपको आंदोलन हुआ था बाबू पेड़ को बचाने के लिए, ठीक है। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था पेड़ के बचाने के लिए हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये बाबू सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? बाबू ये जो ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था यह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। कहाँ से? ये आंध्र, वहाँ के लोग क्या करते थे कि ताड़ी जैसे दारू शराब होता है वो पीकर औरतों पर मारते थे, पीटते थे। इसलिए वहाँ से क्या होता है बाबू
आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, ताड़ी विरोधी कहाँ से हुआ था बाबू? आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी थी बाबू? इंग्लैंड यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पर थी बाबू? ब्रिटेन यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। ठीक है, क्लियर? कितने व्यवस्था में रहती है बाबू? बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन क्या है बाबू? राष्ट्रीय दल नहीं है। तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है क्या है बाबू? ये राष्ट्रीय दल नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी क्या है बाबू? ये है राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इन निम्न में से किस में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बाबू जो भारत है ये क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, आपको याद रखना है ये भारत जो है मेरा हम लोगों का ये क्या है बाबू? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला हम लोगों का ये देश है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे बाबू पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो जो हमारा बिहार है बाबू इसे क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न आगे है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। जो हमारा शेयर बाजार की नियामक संस्था को क्या कहा जाता है बाबू? SEBI। ठीक है, शेयर बाजार का नियामक संस्था क्या है बाबू? SEBI है। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन नहीं है? माने वित्त का साधन है, सॉरी, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो जो बाबू हम लोगों का व्यवसायिक बैंक होता है, व्यवसायिक बैंक ये क्या है? वित्त का साधन होता है। क्या होता है बाबू? वित्त का साधन होता है। ठीक है, क्लियर? प्रश्न है कि भारतीय की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है बाबू? तो जो हम लोगों का मुंबई बड़ा शहर है। ठीक है बाबू, क्या है? मुंबई क्या है? बड़ा शहर है और ये राजधानी को कहा जाता है, वित्तीय राजधानी को कहा जाता है मुंबई। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, तो जो कर्नाटक है बाबू क्या है? बीमारू राज्य नहीं है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? जो हमारे वैश्वीकरण थे उसके कितने मुख्य अंग थे बाबू? वो 5 हैं, अभी भी हैं 5। ठीक है, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग है बाबू? तो 5 है। ठीक है, क्लियर? आगे प्रश्न है, देखते हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? तो बाबू भारत में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम का घोषणा 1986 में किया गया था। कब किया था बाबू? 1986 में किया गया था। अब बताइए आप लोग, जो सोना होता है, सौर आभूषण होता है, वो कैसा होता है बाबू? हॉलमार्क का होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। सौर आभूषण कैसा होता है बाबू? देखिए यहाँ पर दिया गया है, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त की चिन्ह होनी आवश्यक है? माने सोना को पहचानने के लिए किसका चिन्ह होना आवश्यक है बाबू? तो हॉलमार्क का। किसका? हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं बाबू हम लोग। 39 नंबर प्रश्न आपका है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बाबू जो नदी होती है ये तो बहाव होती नहीं है, नहर जैसी कि पानी आते रहता है, बढ़ते भाग जाते रहता है, ये तो है नहीं। ये नदी जो होता है इकट्ठा वाला होता है, और इसमें जो नदी की तली, जो नदी के तल होता है वो जब जमाव होने लगता है तो उसके कारण क्या होता है बाबू? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण मतलब नदियों में बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो किसके कारण बाबू? तो नदियों की तली में अवसाद के जमाव के कारण होता है ये सब। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं बाबू। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? मान लीजिए जहाँ भूकंप अधिक से अधिक आता है वहाँ पर हम लोगों का घर कैसा बनाना चाहिए? कि अंडाकार बनाना चाहिए, त्रिभुजाकार बनाना चाहिए, चौकोर बनाना चाहिए, या आयताकार बनाना चाहिए? देखिए, जब भी आप आयताकार चक्रखूट बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं बाबू? जो भूकंप आता है ये यहाँ पर इस चक्रखूट घर को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको कैसे बनाना चाहिए घर बाबू? आयताकार बनाना चाहिए जहाँ भूकंप अधिक से अधिक आता है। ठीक है,
तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए आप लोग। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।